नमस्कार। पत्रिका टीवी के खास कार्यक्रम यूथ एंड सोल्जर भविष्य की संभावनाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। ये खास कार्यक्रम है हमारे देश के नौजवानों के लिए। वे नौजवान जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि भारतीय सशस्त्र सेना में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है मिलिट्री नर्सिंग सेवा यानी कि MNS में कैसे महिलाएं हो सकती हैं शामिल, कैसे बन सकती हैं अधिकारी। साथ ही इस कार्यक्रम में आप जानेंगे इस विषय से जुड़े आपके जहन में उठ रहे हर सवाल के जवाब के बारे में। तो चलिए अब आपको रूबरू करवाता हूं हमारे खास मेहमान कर्नल RS भंडारी से, जो आपको बताएंगे कि आखिरकार मिलिट्री नर्सिंग सेवा में महिलाएं अधिकारी कैसे बन सकती हैं, कैसे उन्हें मौका मिल सकता है, क्या उन्हें तैयारियां करनी होंगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्नल भंडारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हैं। वे 33 साल सेना में विभिन्न पदों पर रहे हैं। इस दौरान वे प्रिसिशन रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर और भर्ती निर्देशक भी रहे। जो भर्ती से संबंधित है, वे अभी मार्गदर्शन एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक हैं, जो कि करियर बिल्डिंग, सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी आदि में कार्यरत है। कर्नल में युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही प्रेरित करने, सलाह देने का जुनून है, जो युवाओं को आत्म खोज के मार्ग में पसंदीदा गंतव्य तक ले जाता है। तो इसी के साथ ही चर्चा की आज हम शुरुआत करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मिलिट्री नर्सिंग सेवा के बारे में। कैसे महिलाएं हो सकती हैं इसमें शामिल, क्या उनके अधिकार रहेंगे, कैसे वो अधिकारी बनेगी। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, पहला सवाल इससे जुड़ा हुआ मैं लेना चाहूंगा दर्शकों के लिए। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि मिलिट्री नर्सिंग सेवा क्या है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ये आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का हिस्सा है और ये एक स्पेशलिस्ट काडर है नर्सेस के लिए। इसमें हिंदुस्तान की सेना के अंदर, भारतीय सेना में सिर्फ एक ही सर्विस है जो कि प्योरली विमेन ओरिएंटेड है, जिसमें सिर्फ महिलाएं हैं और इसमें 4700 के करीब नर्सेज ऑफिसर्स इसमें कार्यरत हैं। इनका जो डिस्टिंक्शन है वो इनकी यूनिफॉर्म से भी होता है। इनकी जो यूनिफॉर्म है वो बिस्कुटी रंग की होती है और इनकी स्टाइल भी अलग है आम दूसरे कमीशन ऑफिसर्स से। बट ये बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही उम्दा और यूनिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण सवाल इसमें मैं शामिल करना चाहूँगा। अन्य कमीशन अधिकारियों के संदर्भ में मिलिट्री नर्सिंग अधिकारियों का स्टेटस क्या होता है, ये भी आप दर्शकों को बताएं। मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स की जो रैंक्स हैं और जो उनका ओहदा है वो दूसरे अधिकारी कमीशन ऑफिसर्स आर्म फोर्सेस के बराबर ही होता है। उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है जी। बल्कि मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर वो आर्मी से नेवी या एयरफोर्स के वैसे वर्सा मूवमेंट करती हैं तो भी उनकी रैंक स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है और वो उस सर्विस की रैंक को पहनती हैं तब। तो ये चीज़ें उसमें सिमिलर हो जाती हैं। भारतीय सेना में भर्ती होना और भारतीय सेना में काम करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और हर किसी को ये मौका नहीं मिल पाता। लेकिन जो पहले से तैयारी में जुट जाता है, जो पहले से लक्ष्य से बना लेता है कि अपने देश की सेवा के लिए मर मिटेंगे, सब कुछ करके न्यौछावर हो जाएंगे, ऐसे जज्बे के साथ जब भारतीय सेना में आप जाते हैं, जब आपको मौका मिलता है, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। और ऐसे में कोई भी तैयारी के समय आपको दिक्कत आती है या परेशानी आती है, उसके लिए इस कार्यक्रम के जरिए कर्नल भंडारी साहब आप तक वो सारी जानकारी पहुंचाते हैं ताकि कहीं पे भी आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े और छोटी छोटी चीज़ें जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है, उन परेशानियों को हम इस कार्यक्रम के जरिए हल करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी विषय में आगे बढ़ते हैं। अब एक और सवाल लेते हैं इस कार्यक्रम में। सर, भारतीय सशस्त्र सेनाओं में मिलिट्री नर्सिंग सेवा की भूमिका क्या होती है, ये भी दर्शकों को आप बताएं। जो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स होती हैं, इनकी मुख्य जो भूमिका है वो हॉस्पिटलाइज्ड जो पेशेंट्स होते हैं जी, चाहे वो सर्विस में हैं, चाहे वो रिटायर्ड हैं, चाहे डिपेंडेंट उनके जो परिवार के सदस्य हैं, जब वो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनकी जो केयर है, चाहे वो पीस हो या युद्ध का समय हो, उनका हेल्थ केयर करना उनका जवाबदारी है। और ये इनका जो मोटो है वो है सर्विस विद स्माइल। ये अपना आप ही दर्शाता है कि
इनका जो मिशन है वो एक्सीलेंस फॉर पेशेंट केयर होता है। और मैं इस संदर्भ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि उनको वेपन ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है। उन्हें वेपन ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती है, बहुत बड़ी बात है। यानी कि आप तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में आपको सेना में जाना है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं जिन लोगों को ये लगता है, जिन महिलाओं को ये लगता है कि वो कैसे हथियारों का प्रयोग कर पाएंगे सेना में जब जाएंगे, तो कैसे इन चीज़ों को फेस कर पाएंगे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हो गया। और उनके लिए कहीं ना कहीं इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक और एक पॉजिटिव पॉइंट उनके लिए हुआ है। अगला सवाल इसमें शामिल करना चाहेंगे, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए महिलाओं में क्या गुण होने चाहिए? बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, ताकि जो भी महिलाएं, जो भी लड़कियां तैयारी कर रही हैं, इसमें जुटी हुई हैं, उन्हें आप ये संदेश ज़रूर दें। इसमें मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि वो कमीशन ऑफिसर हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर भी हैं, तो उनका ड्यूअल रोल हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं मानता हूँ कि एडेप्टेबिलिटी, अपने आप को ढालने की क्षमता उनमें होनी चाहिए कि मैं स्ट्रेस के समय जब दबाव होता है मैं उसको भी संभाल सकूँगी, सबसे पहली बात। दूसरा है कि मैं हैज़ार्डियस एनवायरनमेंट, जो मुश्किल एरियाज़ है, उसमें भी नौकरी करने के लिए संपन्न होनी चाहिए। लीडरशिप स्किल होनी चाहिए उनमें, उनको डिसीजन मेकिंग क्वालिटी उनमें होनी चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो कि उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में जो उनकी नर्सिंग साइड से है वो है कि पेशेंस उनमें होना चाहिए, अपना कंपैशन होना चाहिए उनके अंदर, फर्मनेस, फिर भी फर्मनेस की भी ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट को संभालने में कई बार आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि आप फर्मली पेशेंट को बोलना पड़ता है। आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, इनिशिएटिव लेने की काबिलियत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये बहुत हाई लेवल की इंटेलिजेंस आपके साथ होनी चाहिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आपको सबसे डील करना है। बिल्कुल। और दूसरी बात, सेना के अंदर पूरे देश भर से जो सैनिक होते हैं, जो लोग होते हैं, वो शामिल होते हैं, हर धर्म से, हर समुदाय से और हर लैंग्वेज वाले, यानी कि हर भाषा वाले लोग उसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे में अगर युद्ध छिड़ जाता है, लड़ाई होती है या फिर कोई भी इमरजेंसी का समय होता है, ऐसे में आपके पास जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, आप उन्हें फेस करते हैं, तो आपको उन्हें समझना होगा, उनके भाव समझने होंगे। ये बेहद ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अभी से आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे तो वो आपकी उस जॉब में आपके लिए कहीं ना कहीं अचीवमेंट हो जाएगा, आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसलिए अभी से तैयारी में आप जुट जाइए। इन छोटी छोटी टिप्स के ऊपर, इन छोटी छोटी बातों पर अगर आप अभी से ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं वो जो एक पूरी भीड़ है, उस भीड़ से आप अलग छट जाएंगे, उस भीड़ से आप अलग नजर आएंगे और आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ मैं शामिल करना चाहूँगा, अभ्यर्थी को कौन कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे वे मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर बन सकें? सर ये भी बताएं दर्शकों को। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा है कि जो नर्सिंग ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट है आर्म फोर्सेस में, वो इंडिपेंडेंट है दूसरे और जो एंट्री के मेथड्स हैं, तो एक स्पेशल प्रोविज़न है उनके लिए रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये जो महिलाएं नर्सिंग ऑफिसर, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती हैं, उनको आर्म फोर्सेस का जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के जो 6 कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन लेके आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकती हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आर्मी हेडक्वार्टर इशू करता है, और इसमें रफली जनरली देखा गया है कि 220 के करीब वैकेंसीज टोटल होती हैं। सर ये कौन से नर्सिंग कॉलेज हैं जहां चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाता है? बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये 6 कॉलेजेस हैं और इनका एक बेसिस ये है कि जो आर्म फोर्सेस के बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनको हम कमांड हॉस्पिटल्स बोलते हैं, उनके साथ में अटैच ये नर्सिंग कॉलेजेस हैं, तो इनको कहा जाता है कमांड नर्सिंग कॉलेजेस। जैसे और सबसे पहले ले लेते हैं AFMC पूना में है। अभी इनको सब कॉलेजेस को किसी उस प्रांत की यूनिवर्सिटी के साथ में इनको जोड़ा गया है। फिर आता है कलकत्ता में है, जो कि ईस्टर्न कमांड हॉस्पिटल के साथ में जुड़ा हुआ कॉलेज है। फिर INHS अश्विनी जो कि नेवी का अंडर कंट्रोल में है, ये बॉम्बे में है। उसके बाद में एक दिल्ली में है, आर्मी हॉस्पिटल का जो RNR हॉस्पिटल है आर्मी का, उसके साथ में जुड़ा हुआ है।
फिर आप एक है लखनऊ के अंदर कमांड नर्सिंग कॉलेज, जो कि वहाँ के सेंट्रल कमांड का जो हॉस्पिटल है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और आखिरी में एक है बेंगलोर में, जो कि एयरफोर्स का जो हॉस्पिटल है, कमांड हॉस्पिटल बेंगलोर में, उसके साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे मैंने बताया कि सब के सब यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे बेंगलोर वाला राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के साथ जुड़ा हुआ है। उसी तरह से सभी का, मैं आपका समय लेना नहीं चाहता हूँ इसमें ज़्यादा गहराई में जाने के लिए। और ये हर एक जो नर्सिंग कॉलेज है एक ही डेट को नहीं इनका शुरू होती है पढ़ाई, डेट्स में वेरिएशन होता है। तो अलग अलग डेट्स पे इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है, अलग अलग वहाँ पर जो चयन के बाद में अभ्यर्थी पहुँचते हैं, तो पूरा प्रोसेस जो है वो अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन के साथ में आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल सर इसी से जुड़ा हुआ मैं लेना चाहूँगा ब्रेक से पहले। बीएससी कोर्स के लिए यानी कि बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल होगा? महिलाएं जिनकी उम्र 17 से 25 साल है, शादीशुदा नहीं होनी चाहिए जी। विधवा अगर हैं तो उनके कोई बच्चे नहीं होने चाहिए, डिवोर्सी हैं तो वो भी, और लीगली सेपरेटेड है वो भी अलाउड है, और उनके जिनके रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं और जो मेडिकली फिट हैं वो इसके लिए ऑप्ट कर सकती हैं। आपके करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हम इस कार्यक्रम में दिखाते हैं। उन चुनौतियों का जो आप सामना करते हैं उसका हल, उसका समाधान लेकर हम इस कार्यक्रम में आपसे रूबरू होते हैं और आपको देते हैं वो जानकारियां, वो महत्वपूर्ण टिप्स जिसके जरिए आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पूरा परिवार आपका साथ देता है, क्योंकि आप उस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे देश का मान बढ़ाता है। सेना में जाने के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं और इसी के लिए हमारा प्रयास होता है कि आप तक सटीक जानकारियां पहुंच पाएं, और इसमें लगातार सहयोग करते हैं कर्नल भंडारी साहब, जो आप तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाते हैं। सर, लगातार इससे पहले के जो कार्यक्रम हैं उनमें भी आपका पूरा योगदान हमारे युवाओं के साथ रहा है, और आज मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर को लेकर चर्चा चल रही है। इसमें भी मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस सीमित समय के अंदर दर्शकों तक पहुँचाएं। एक सवाल इसमें सर आपके आ गया हो तो हम शुरू करें कार्यक्रम में। एक और सवाल इसमें शामिल करना चाहिए सर। मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, ये भी आप दर्शकों को बताएं। जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कह लीजिए या 10+2 कह लीजिए या इक्विवेलेंट जो भी साउथ इंडिया में होता है, वो क्वालिफिकेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने किया होना चाहिए। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में दोनों, बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों शामिल हैं, एंड इंग्लिश सब्जेक्ट एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास किया होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और आपने नीट यूजी सेम साल में किया हो, यानी कि परसेंटेज बहुत मायने रखती है। तैयारी आप अभी से कर रहे हैं तो ऐसे में ध्यान रखें कि आपकी जो पढ़ाई है वो भी अच्छी हो, मजबूत हो, ताकि परसेंटेज के उस क्राइटेरिया में आप शुरुआती तौर पर ना निकल जाएं, क्योंकि बाद के विषय अलग हैं, उनको लेकर आप तैयारी अलग से करेंगे, लेकिन सबसे पहले एजुकेशन आपका जो है वो मजबूत रहना चाहिए। अभी से आप उस तैयारी में जुट जाएं। एक और सवाल इसमें मैं शामिल करना चाहूँगा, अभ्यर्थी के लिए आवश्यक भौतिक मानक क्या है सर, ये भी आप बताएं। महिलाओं के लिए जो इसमें हाइट लागू है वो 152 सेंटीमीटर्स, पर अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हैं या ट्राइबल है या हिली एरिया से आते हैं तो आपको 147 सेंटीमीटर हाइट है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है कि मिनिमम एक्सेप्टेबल आई साइट वो है, एक आँख आपकी 6x6 और दूसरी 6x18 हो सकती है, और जो आपका विजन है मायोपिया वो -5.5 तक डी तक एक्सेप्टेबल है, और जो आपका दूसरा विजन है वो 3.5 डी तक प्लस हो सकता है। एक और सवाल इसमें शामिल करना चाहूँगा मैं चर्चा में, बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है सर, ये भी आप दर्शकों को बताएं। देखिए, जो सिलेक्शन है वो पहली बात, जैसे नीट का स्कोर लिया जाता है, नीट यूजी का, तो शॉर्ट लिस्टिंग उसके बेस के ऊपर शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। उसके बाद में इनको बुलाया जाता है दिल्ली के अंदर आर्मी बेस हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर एक टेस्ट होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, उसको बोलते हैं शॉर्ट में
GIGE, प्लस साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। ये तीनों चीज़ें बेस हॉस्पिटल में होती है। और जो ये पहला वाला टेस्ट है इसमें 30 मिनट का होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं, 80 मार्क्स होते हैं, माइनस नेगेटिव मार्क्स भी हैं 0.5। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू है, ये जो इसमें क्वेश्चंस हैं आपके कोर सब्जेक्ट्स पे होंगे, जो कि 10+2 लेवल के होंगे। जीके होगा, CA मतलब करंट अफेयर्स होगा। इसके अलावा आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड की है उसके ऊपर इंटरव्यू के अंदर इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज़ के बारे में ये बातें होंगी। और अगर आप स्पोर्ट्स वुमेन रही हैं किसी भी लेवल पे, यूनिवर्सिटी अपवर्ड्स तो आपको, या स्कूल अपवर्ड्स तो आपको उसकी भी एडवांटेजेस यहाँ मिलती हैं। और अगर आप फौजी के बेटी हैं, चाहे ऑफिसर, JCO, OR किसी की भी, तो आपको उसके लिए भी आपको यहाँ पर वेटेज मिलता है। और साथ साथ में ये तीनों के साथ में वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किया जाता है। और उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन, जो इसमें सेलेक्ट होते हैं उनके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपके करियर के लिए बहुत बड़े साबित हो जाएंगे अगर आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी बात जो आप भूल सकते हैं, आप उन्हें लिख के रख लीजिए। आपको आपके करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये टिप्स जो हैं वो साबित होंगे। एक और सवाल इसी कड़ी में शामिल करना चाहूँगा, नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए अंतिम चयन किस पर आधारित होता है? आप ये भी बताएं दर्शकों को। देखिए, इसमें SSB नहीं है। आपने नोट किया होगा जो मैंने सिलेक्शन प्रोसीजर बताया उसमें SSB नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट है, असेसमेंट है और आपका इंटरव्यू है। इसके मार्क्स प्लस आपके नीट UG के स्कोर को भी लिया जाता है। और अगर आपने जो चॉइस दी है जी कि मुझे फला कॉलेज में जाना है, वो चॉइस और जो वैकेंसीज को ध्यान में रख के आपको, अगर आप मेडिकली फिट हैं तो इसके बेस के ऊपर आपकी मेरिट बनती है। रिजर्वेशन SC ST के लिए भी होता है और NCC कैंडिडेट अगर सर्टिफिकेट C पास किया हुआ है वो भी होता है। बट वो सब चीज़ जब मेरिट बनती है तभी डिसाइड होता है। बिल्कुल, ऐसे में आप अभी से उस पूरे प्रोसेस के ऊपर फोकस करके आगे चलें, सिलेक्शन होना तय होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चयनित महिलाओं को प्रवेश देने से पहले क्या महत्वपूर्ण शर्तें हैं, ये भी आप एक बार बताएं दर्शकों। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये जी। अगर आपको सेलेक्ट हो गई हैं और आपको कॉलेज के अंदर 7 दिन के अंदर अंदर आपको फैसला करना है कि मुझे रहना है या नहीं रहना है। अगर नहीं रहना है तो बिना पेनल्टी आप वापस निकल सकती हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको 5 साल की MNS में सर्विस करने का, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में कोर के अंदर सर्विस करने के लिए आपको बाध्य किया जाता है बॉन्ड के जरिए जी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखें कि 5 साल कम से कम आपको सर्विस करनी ही पड़ेगी। और अगर आप किसी भी स्टेज के ऊपर डिसाइड करती हैं कॉलेज की एजुकेशन के टाइम पे, नर्सिंग कॉलेज के टाइम पे अगर आप निकलना चाहती है तो आपको रिफंड करना पड़ेगा जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आपका खर्चा लगा वो आपको वापस देना होगा, उसके बाद में आप निकल सकते हैं। सर, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ मैं शामिल करना चाहूँगा कि इन्हें कब और किस प्रकार का कमीशन दिया जाता है, ये भी एक बार आप दर्शकों को बताएं। अभी जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट किया गया है उसमें इनको शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन दोनों दिया जाता है। जैसे हमने AFMC के केस में बताया था, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, सेम कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी। पर ये बताना चाहूँगा कि कम से कम 60% आज की डेट में जो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्मी के अंदर वो परमानेंट कमीशन्ड हैं जी। तो ऑप्शन दोनों हैं, आप क्या ऑप्ट करना चाहती हैं और आपकी मेरिट कहाँ आती है उसके ऊपर डिसीजन होगा। और जो आपकी सीनियरिटी है कि किस दिन वो डिसाइड होती है जब यूनिवर्सिटी आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगी, उसके बेसिस के ऊपर आपकी डेट ऑफ कमीशन सेट की जाती है। और आपस में जो आपकी सीनियरिटी है वो उसी, चाहे आप एक ही बैच के हों, बट अगर आप डिफरेंट कॉलेजेस में हैं और डिफरेंट कॉलेज के पासिंग आउट डिफरेंट टाइम पे है, रिजल्ट डिक्लेरेशन डिफरेंट है, तो जो जब पास हुआ उसके हिसाब से सीनियरिटी फिक्स होगी।
उसके आधार पर सीनियरिटी फिक्स कर दी जाएगी। चलिए एक और महत्वपूर्ण सवाल इसमें कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं। सर, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर के प्रोफेशनल करियर में वृद्धि की संभावनाएं क्या हैं, ये भी बताइए आप। इसको लेकर बहुत सारे सवाल दर्शकों के रहते हैं, तो ऐसे में संभावनाएं भविष्य को लेकर क्या हैं? जब ये ज्वाइन करते हैं तो इनका भी एक बेसिक कोर्स होता है जी, वो बेसिक नर्सिंग ऑफिसर्स कोर्स कहलाता है, इनिशियल नर्सिंग ऑफिसर्स कोर्स। और ये जनरली लखनऊ में ही जो एएमसी का सेंटर एंड कॉलेज है वहाँ किया जाता है। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, बेसिकली टू इंट्रोड्यूस उनको कि आर्म फोर्सेस होती है क्या है, उनका जीवन शैली क्या है। वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें वो पिकअप कर लेती हैं क्योंकि वो सब के सब आर्म फोर्सेस के ही कॉलेजेस हैं, बट फिर भी उनको ये एक्सपोजर दिया जाता है। अब इनका जो प्रमोशन है वो लेफ्टिनेंट कर्नल तक टाइम स्केल है जी, कि कैप्टन बन सकती हैं 3 साल की सर्विस के बाद, 8 साल सर्विस के बाद में मेजर और 14 साल की सर्विस के बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल, अगर आप सिलेक्शन ग्रेड लेफ्टिनेंट कर्नल में नहीं आए तो लेफ्टिनेंट कर्नल से लेके अप टू मेजर जनरल हाईएस्ट रैंक मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में है ऑफिसर्स के लिए, मेजर जनरल, और ये सब सिलेक्शन ग्रेड हैं। ये सारे सिलेक्शन ग्रेड इसमें शामिल हो गए। भविष्य को लेकर संभावनाएं बहुत हैं, इसकी चिंता आप अभी से ना करें। आप तो भर्ती हों, शामिल हों, देश की सेवा के लिए आगे बढ़ें, और बहुत सारी संभावनाएं आपके लिए यहाँ पर बसती हैं जिसके ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल इस पूरे कार्यक्रम में मैं शामिल करना चाहूँगा। सर, मेडिकल ऑफिसर और मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर के वेतन और भत्तों में अंतर क्या है? इस सवाल को लेकर हमेशा कार्यक्रम में बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं। वेतन भत्तों को लेकर जिज्ञासा जो है वो बनी रहती है। जिज्ञासा बिल्कुल स्वाभाविक है कि होगी भी, क्योंकि दोनों हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं इनका पे मैट्रिक्स लेवल 10 में आता है, और जो डॉक्टर्स हैं उनका 10B में आता है। तो डॉक्टर्स का जो पे स्केल है वो हायर है, और उनका नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी होता है उसके अलावा। तो पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि इनको 20 साल की सर्विस करने के बाद में अगर परमानेंट सर्विस में रही हैं, परमानेंट कमीशन है, तो इनको भी पेंशन मिलने का प्रावधान है। और बट एक बात कहना चाहूँगा कि अभी तक गवर्नमेंट ने इनको एक्स सर्विसमैन नहीं माना है। ये बड़ी बात ये एक बड़ी बात है, जो कि शायद उनकी कोशिश है, और एक तरह से मिलिट्री लैंग्वेज में कहना है मांग सही नहीं होगा, बट फिर भी ये उनकी इच्छाएं हैं कि वो भी एक एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में उनको लिया जाए। बिल्कुल, और इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से मांग उठी हुई है, और देखिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ फैसला इसको लेकर होता है। प्रयास जारी है, और एक्स सर्विसमैन का जो कहीं ना कहीं एक रुतबा है, एक जो नाम है, वो ज़रूर ये कैडर भी अपने साथ में लगवाना चाहेगी। सर, हमेशा कार्यक्रम में हम सवाल जवाब करते हैं, बहुत सारे सवाल हम इसमें शामिल करते हैं। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग और भी सवाल पूछते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर कार्यक्रम में कोई ना कोई सवाल शामिल करें। आज के लकी जो हैं एक सवाल उनका मैं शामिल करना चाहूँगा, हमारे एक लकी दर्शक, क्योंकि समय इतना ही है तो इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं ले सकते। अहमदाबाद से पायल हैं, वो ये पूछ रही हैं कि उनके जो फादर हैं वो भी आर्मी में हैं, उनके जो चाचा हैं वो भी आर्मी में हैं, ऐसे में वो भी आर्मी में जाना चाहती हैं, इकलौती संतान है, तो उन्हें क्या करना चाहिए अभी से? किस प्रकार से वो भी अपने फादर, अपने परिवार में जो बाकी बड़े हैं उनके जैसे कर्मठ होकर आगे बढ़ सके? बेसिक तैयारी क्या रहे? जो आपका सवाल मैं अगर समझा हूँ तो ये कॉमन सवाल है महिलाओं के लिए सेना के जीवन के बारे में कि किस तरह से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नारी शक्ति, हम अपने सारे धर्मों में इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, और सेना भी नारी शक्ति को इम्पोर्टेंस देती है। और आज की डेट में वो समय बीत गया, पिछले 2-3 सालों में जो परिवर्तन आया है देश के अंदर, सेनाओं के अंदर, कि तीनों सेनाओं के जो अंग हैं उसके अंदर महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान अब हो गया है। परमानेंट कमीशन होने लग गया है, उनको कमांड असाइनमेंट भी देने लग गए हैं, और मतलब पूरी लंबी सर्विस भी कर सकती हैं, और कमांडिंग ऑफिसर। और आने वाले आप ये समझ लीजिए कि 40 साल या 35 साल, 40-35 साल में हम देश का जो तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, समय आने वाला है जब वो सेना अध्यक्ष भी वो महिलाएं हो सकती हैं। बिल्कुल, वहाँ तक पहुँच सकती हैं, और ऐसा जज्बा इनमें है। हर बार हर लक्ष्य को भेदती हुई आगे बढ़ती हैं हमारे देश की महिलाएं, और उस अनंत शिखर को छूती हैं।
जिसके जरिए से देश का नाम भी बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। तो ऐसे में पायल, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको भी सफलता मिलेगी और आप भी बड़ा नाम कमाएंगी भारतीय सेना में। आप निरंतर प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। उसी प्रकार से देश भर से जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, आपको भी अगर कोई भी सवाल पूछना है, पत्रकार टीवी आपको मौका दे रहा है कर्नल RS भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप सेना भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें हमारे ऑफिशियल मेल आईडी पे, और साथ ही अगले सप्ताह यूथ एंड सोल्जर जो कार्यक्रम है उसमें उस सवाल का जवाब हम शामिल करेंगे। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में, यानी कि फेसबुक और यूट्यूब पे जब हमारा कार्यक्रम प्रसारित होता है वहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। अगले कार्यक्रम में उसमें हम शामिल करेंगे, आपका जवाब ज़रूर आपको मिलेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी चर्चा में आप शामिल हुए, पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया। कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले एपिसोड में, अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी और बात करेंगे एक और नए मुद्दे की। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।